हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की इस क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना वर्क डन होता है और कितनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट में थोड़ी सी कंफ्यूजन रह जाती है दोनों टॉपिक को लेके। हम बिल्कुल बारीकी से और एक डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। Okay, so without making any delay, now we will start our topic. ठीक है, first of all, our today's topic is work done in rotating electric dipole in uniform electric field. ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं यहाँ पे बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ। ठीक है, ये बनाया मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, ई है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ई वेक्टर लगा दिया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है यहाँ पे फील्ड का पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव। ये बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने टॉर्क एक्सर्टेड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था। ठीक है, तो बेटा क्या है कि मेरे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस किया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, इस डाइपोल को नाम दे देता हूं मैं AB। AB मेरी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो चार्जेस रहते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। एक चार्ज -Q होता है, दूसरा क्या रहता है +Q। ये हमने डिस्कस किया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपके पास दो चार्ज होते थे -Q और +Q, और उनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी स्मॉल होता था और इनके डिस्टेंस को हम डाइपोल लेंथ का नाम देते थे। ठीक है, ठीक है, जब दो चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन नेचर हो, कुछ डिस्टेंस पे हो और इनका जो कॉम्बिनेशन है इसको हम नाम देते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल का। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट होता था P, जो क्या होता था, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज को हम डाइपोल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो यहाँ पे हमें डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाता था। और डाइपोल मोमेंट क्या होता था, चार्ज और डाइपोल लेंथ का प्रोडक्ट होता था। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर लगा दो इसके ऊपर, और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लिखो, क्या रहता था, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या रह जाएगा, लेफ्ट टू राइट। सो बेटा ये तो हमने डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट क्या क्या रहता है। ठीक है, याद आ गया होगा आपको। हमारे पास जो सिचुएशन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक डाइपोल प्लेस है। ठीक है, अब ये जो डाइपोल है, ये AB डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने किसी थीटा एंगल पे रखी हुई है। कैसे रखी हुई है, थीटा एंगल पे। सपोज करो ये एंगल कितना है, थीटा। अब मैं क्या करता हूं, इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डाइपोल को रखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे को ये बताओ, इस डाइपोल पे कुछ फोर्स लगेगा क्या? डेफिनेटली लगेगा, फोर्स लगेगा ना। ये -Q चार्ज है, इस पे कहाँ फोर्स, ये सॉरी डाइपोल में दो चार्ज होते हैं -Q और +Q। ठीक है ना। अब ये जो +Q वाला चार्ज है इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में, और इस -Q वाले चार्ज पे फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यहाँ फोर्स कितना लगेगा, F, और ये F फोर्स E = F/Q वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ये फोर्स कितना लगेगा, Q0 × E। सिमिलरली -Q चार्ज पे भी फोर्स सेम फोर्स लगेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, तो कितनी फोर्स लगेगी, Q0 × E। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, F वेक्टर = Q0 × E, यहाँ पे भी F वेक्टर = Q0 × E। ठीक है, दोनों फोर्स में डिफरेंस क्या है, एक फोर्स तो फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल का लेंथ कितना है, डाइपोल का लेंथ रहता है 2L। डाइपोल का लेंथ कितना रहता है, 2L। ठीक है बेटा,
सो इस केस में हमने वो एक्सप्रेशन किया था, तो ये देखा था कि जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आती है? टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। देखो लिखो वी नो टॉर्क एक्सर्टेड ऑन an electric dipole when it is placed in uniform electric field। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क कितना एक्सर्ट होता है, इस पे एक्सप्रेशन हम कर चुके हैं। टॉर्क की वैल्यू कितनी रहती है? टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। इतना टॉर्क लगता है ना बेटा, ठीक है। बट आज हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें ये फाइंड आउट करना है बेटा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पहले यहाँ पे रखी थी AB डायपोल, ये ब्लू कलर के मार्कर को आप AB डायपोल सपोज करो। ये पहले डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखी हुई थी किसी थीटा एंगल पे, और ये थीटा एंगल क्या है? देखो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं तो ये सारी की सारी रेड लाइन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं यहाँ पे यूं कह सकता हूँ ना, फील्ड की डायरेक्शन ये है। और आपके पास में जो AB इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी बनेगी? P वेक्टर, ये बनेगी। तो यहाँ पे देखो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो आप यहाँ पे नोट कर लो, थीटा किस किस के बीच में एंगल है? एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये बताओ कि जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को जब आप रख रहे हो, ठीक है, तो डायपोल इनिशियली ऐसे रखी हुई है, ठीक है। जब मैं डायपोल को रोटेट करूंगा तो आपको हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, डेफिनेटली वर्क करना पड़ेगा। तो जब हम ये वर्क करेंगे तो सिंपल फोर्स, लीनियर फोर्स का रोल रहेगा या रोटेशनल फोर्स का? देखो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। ये आपका एक तरीके से रफ वर्क है। आपके पास में ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये -q + q, ठीक है। पहले ये डायपोल यहाँ थी, बाद में ये डायपोल यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो आपने डायपोल पे फोर्स लगाया होगा कोई, मतलब डायपोल को यहाँ से यहाँ मूव करवाने के लिए आपने कोई फोर्स लगाई होगी, ठीक है। तो जब आपने फोर्स लगाया तो डायपोल ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? dx डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ठीक है। और किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। आपने फोर्स कहाँ लगाया? इस डायरेक्शन में। कितना लगाया? सपोज करो F। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपने इलेक्ट्रिक डायपोल को थोड़ी सी डिस्टेंस पे डिस्प्लेस कर दिया तो आपने वर्क कितना किया? तो वर्क का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, क्या रहता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क भी क्या हो जाएगा? स्मॉल। तो स्मॉल वर्क डन की वैल्यू आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। बट ये जो फोर्स है ये एक लीनियर फोर्स है। इसने क्या किया है? डायपोल को अलोंग ए लाइन क्या करवाया? मूव करवाया। मैं आपको एक एनालॉजी समझा रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे को आपको चीज समझानी वो अलग है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, ये -q + q। अब मेरा टारगेट क्या है? मैं ये जो डायपोल है, डायपोल को तो पहले आप लीनियरली मूव करवा रहे थे। अब तो भाई मैं क्या करता हूँ, मेरा जो मेन टारगेट है इस डायपोल को रोटेट करवाना है। पहले डायपोल यहाँ पे थी, कोई भी किसी भी एक लाइन के लो, किसी भी एक एक्स एक्सिस के लो, ठीक है। अब फिर मान लो मैंने डायपोल को, पहले डायपोल ऐसे थी तो इसको रोटेट करवाता हूँ, सपोज एंटी क्लॉकवाइज करवाया तो डायपोल मेरी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। डायपोल कहाँ पे आ गई है? डायपोल कितने एंगल से रोटेट हुई? d θ एंगल से, ठीक है। अब आप मेरे को बता सकते हो कि मेरे को,
मतलब एक बात बताओ, जब मैंने डाइपोल को रोटेट करवाया, जब मैं डाइपोल को रोटेट करवाता हूं तो मेरे को फोर्स लगानी पड़ेगी, रोटेशनल फोर्स, और उस रोटेशनल फोर्स को हम रोटेशन में टॉर्क कहते हैं, क्लास 11th में हमने पढ़ा है, ठीक है। अब मैंने टाउ तो रोटेशनल फोर्स लगाया, ठीक है, और डाइपोल को डी थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया, तो वर्क कितना होगा। देखो रोटेशनल मोशन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब आप को वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन होता है रोटेशनल फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो अब एक बात बताओ, आपने कितनी फोर्स लगाई, टाउ, और आपने डिस्प्लेसमेंट कितनी करवाई, डी थीटा, तो ऐसा करने के लिए वर्क डन भी कितना होगा, डी डब्ल्यू, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मतलब आपको स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करवानी हो तो स्मॉल जो एंगुलर वर्क, जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, डी डब्ल्यू होगा, और रोटेशनल मोशन में वर्क डन इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बेटा। मैं इसको रब कर देता हूँ, ये हमें पता ही है, ये तो आपकी नॉलेज के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का इंट्रोडक्शन करवाया था, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ चुका है कि रोटेशनल मोशन में वर्क डन हो तो हमारा ये फॉर्मूला रहेगा। सिंपल क्या होता है, डब्ल्यू टाउ इनटू थीटा होता है, बट स्मॉल वर्क डन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा तो वर्क भी स्मॉल होगा, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, आपको डेरिवेशन में लिखने की जरूरत नहीं है जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे, बट आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या है कि डाइपोल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मैंने ऐसे रखा हुआ था थीटा एंगल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में थीटा एंगल है, ठीक है। अब मैं डाइपोल को रोटेट कर देता हूं, मान लो मैं डाइपोल को यहां ले आता हूं, क्या ले आता हूं, यहां, ठीक है, और कितने एंगल से, स्मॉल एंगल से, ठीक है। यहां कंजस्टेड सिचुएशन ना हो, मैं एक और डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, और इसी वजह से आपका लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहनी चाहिए। अब एक बात बताओ बेटा, ये मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया, ठीक है, और हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, सपोज करो आपका जो वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो कहां पे रखा हुआ है, वो रखा हुआ है यहां किसी एंगल पे, ठीक है। देखो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को बनाया, ठीक है। फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है ई वेक्टर, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है। और दोनों के बीच में एंगल इनिशियली कितना था, इनिशियली था थीटा एंगल, कितना था, थीटा एंगल। और फिर हमने क्या किया, इस डाइपोल को थोड़ा सा रोटेट करवा दिया। थोड़ा सा रोटेट करने का मतलब है ये डाइपोल कहाँ आ गई, ये डाइपोल रोटेट पहले यहाँ थी, फिर हमने ऐसे रोटेट करवा दिया बाय स्मॉल एंगल, ठीक है। मैंने इसको रोटेट करके यहाँ बना दी, ये मेरे पास डाइपोल है, स्मॉल एंगल की रोटेशन दिखानी है, ठीक है। और स्मॉल एंगल जिससे रोटेट करवाया वो एंगल कितना था, डी थीटा। डी थीटा एंगल से हमने क्या कर दिया, रोटेट करवा दिया है इसको। तो इस केस में मेरे को वर्क डन क्या करना पड़ेगा, स्मॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूं, स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय एन एंगल डी थीटा, ठीक है। सो एक बात बताओ, वर्क डन का एंगुलर रोटेशन में फॉर्मूला होता है टाउ इनटू थीटा, ठीक है। रोटेशन स्मॉल है तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इस केस में स्मॉल वर्क डन की वैल्यू आप बेटा कैलकुलेट करोगे तो टाउ की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, पी साइन थीटा, ये तो हम डिराइव कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। पी साइन थीटा इनटू क्या बना, डी थीटा। ये हमारा स्मॉल वर्क डन आया है जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्मॉल एंगल से रोटेट करवाते हैं, ठीक है। बट हमारा टारगेट स्मॉल एंगल से रोटेट करवाना नहीं है, हमें तो क्या है, मान लो कि पहले तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है फील्ड के साथ किसी θ1 एंगल पे थी, बाद में एंगल क्या हो गया, θ2, कोई भी एंगल हो गया, ठीक है। तो उस केस में टोटल वर्क डन क्या होगा वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो देखो क्या करेंगे। सो यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास फील्ड है,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है आपको। इसमें पहले इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे रखी हुई थी, ठीक है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ठीक। और बाद में आपने इसका इनिशियली जो डायपोल थी ऐसे थी, और इसका फील्ड के साथ में ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करो, और ये डायपोल है तो इसकी डायपोल मोमेंट दिखा दो, डायपोल मोमेंट दिखा दो पी वेक्टर, ठीक है। आपको पता है फील्ड और इसके बीच का एंगल पहले कितना था, इनिशियली θ1, ठीक है। और बाद में बेटा आपने डायपोल को रोटेट करवा दिया, और अच्छा खासा रोटेट करवाया, मतलब आपने डायपोल को पहले यूं थी, बाद में रोटेट करवा के यूं ले आए, और बाद में आपने इस तरीके से रोटेट करवा दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ गया, यहाँ पे प्लस क्यू। डायग्राम आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब इस वाले केस में डायपोल मोमेंट क्या बनी, डायपोल मोमेंट क्या बनेगी, अब भी पी वेक्टर ही है, ये डायरेक्शन होगी डायपोल मोमेंट की, फील्ड की डायरेक्शन अब भी ये है, तो अब एंगल कितना बना, अब एंगल बन गया θ2। मतलब θ1 से θ2 जब रोटेशन होती है तो टोटल वर्क डन कितना होगा, तो बताओ आप टोटल वर्क डन कितना होगा। लिखो, इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज rotated from an angle θ1 to θ2, then total work done will be, टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा, W होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा, W होगा। तो उस W की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, हमें क्या करनी है, हमें उस W वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे फॉर टोटल वर्क डन, फॉर टोटल वर्क डन W, हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन के लिए हम इस वाली ये जो dW इक्वल टू पी साइन थीटा डी थीटा है ना बेटा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड टू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। इक्वेशन 1 क्या है, dW इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा, दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे, dW को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा, ऐसे इनको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन मिलेगा, क्योंकि इक्वल का सिंबल है वैसे तो, ठीक है। छोड़ो इस बात को। अब यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर क्या है, थीटा, पहले डायपोल θ1 एंगल पे थी, रोटेट होने के बाद में उसका एंगल θ2 हो गया, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में। तो एंगल कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, θ1 से θ2 के बीच। तो dW को इंटीग्रेट करेंगे तो W, इधर इंटीग्रेशन के पैटर्न में से कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाएगी। देखो डायपोल मोमेंट की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ले रखा है, ये भी कांस्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म तो हमें स्टडी नहीं करना, हमारे सिलेबस का ही पार्ट नहीं है, हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप। PE θ1 से θ2, यहाँ बचा साइन थीटा डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, PE को बाहर निकालेंगे, साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या बनेगा बेटा, माइनस कोस थीटा, लिमिट θ1 से θ2, और बाद में आपको क्या मिलेगा, माइनस PE कोस थीटा, लिमिट कितनी, θ1 से θ2, माइनस PE, थीटा की जगह एक बार अपर लिमिट पुट करोगे माइनस में, फिर थीटा की जगह लोअर लिमिट पुट करो, ऐसे कर दो, कोस θ2 माइनस कोस θ1। सो ये आपका रिजल्ट आ चुका है, ये भी ठीक है। या थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर देते हैं मैथमेटिकली, तो माइनस के सिंबल को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो PE तो PE रहेगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस कोस θ1 पॉजिटिव हो जाएगा, कोस θ2 नेगेटिव हो जाएगा,
तो अल्टीमेटली वी कैन राइट लाइक इन दिस वे cos theta 1 minus cos theta 2. So this is the value of total work done. मतलब ये जो वैल्यू हमने फाइंड की, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को, हम इलेक्ट्रिक डायपोल को थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल पे रोटेट करते हैं, तो हमें जो टोटल वर्क डन करना पड़ता है उसका फॉर्मूला ये रहता है। ठीक है बेटा, कुछ नोट डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्पेशल टॉक्स है वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या था, हमने क्या देखा था कि एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको इलेक्ट्रिक डायपोल को थीटा 1 से थीटा 2 एंगल पे रोटेट करना पड़े तो टोटल वर्क डन कितना होगा, और वो जो वर्क डन हमने फाइंड आउट किया था दैट वाज PE इनटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये वर्क डन की वैल्यू थी। ठीक है, इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 एंगल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करूंगा नोट में, वो फर्स्ट पॉइंट क्या चीज है। सिचुएशन कुछ ऐसी है बेटा, आपके पास में ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दो। पहले इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे थी, ठीक है, तो यहां पे थीटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो फील्ड की डायरेक्शन ये बनी, और डायपोल की मैं यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू लेता हूँ, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कितनी बनेगी बेटा, कौन सी बनेगी, पी वेक्टर, सेम डायरेक्शन बनी। तो यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू कितनी बनी, थीटा 1 कितना बना, 0 डिग्री। पहले ये सिचुएशन थी, बाद में मैंने इस डायपोल को रोटेट करवा दिया, मतलब फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक डायपोल थी वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन थी, बाद में मैंने उसको रोटेट करवा दिया थीटा एंगल से। सपोज करो कि मैंने ऐसे रोटेट करवा दिया इन दिस वे, ठीक है, तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। अब मोमेंट, अब सेकंड इस वाली सिचुएशन में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या बन जाएगी, ये एंगल कितना बन जाएगा, एंगल कितना बन जाएगा रोटेट होने के बाद में, इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, सो इस वाले केस में थीटा 2 कितना बना, थीटा। मतलब मेरा जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करना है वो क्या है, इफ इनिशियली इलेक्ट्रिक डायपोल इज अलाइन along direction of electric field and finally it is rotated by an angle theta, हमने थीटा एंगल से इसको रोटेट कर दिया, then वर्क डन विल बी, वर्क डन क्या होगा, ठीक है, पहले एंगल कितना था थीटा 1, 0 डिग्री, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में डायपोल को अलाइन किया, ठीक है, तो एंगल 0। बाद में आपने क्या किया, फील्ड डायपोल को रोटेट कर दिया थीटा एंगल से, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा आप जूम करके देख लेना वीडियो में, थोड़ा कंजस्टेड हो गया, ठीक है। थीटा 2 कितना बना, थीटा, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, PE इंटू कोस थीटा 1, थीटा 1 हमारा कितना है 0 डिग्री, कोस 0 माइनस में कोस थीटा 2, और थीटा 2 हमारा कितना है, थीटा। तो इस कंडीशन में जो हमारा वर्क डन रहेगा वो रहेगा PE कोस 0 कितना 1 माइनस में कोस थीटा, तो हमारे जो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी PE इंटू 1 माइनस में कोस थीटा। ठीक है, अब हम सेकेंड सिचुएशन डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे क्या रहता है, ठीक है। तो ये तो हमारा सिचुएशन फर्स्ट था। सेकंड सिचुएशन, सेकंड पॉइंट, नोट में सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे। अब सिचुएशन मेरे पास कुछ ऐसे है बेटा, मेरे पास यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को बना देना है, ठीक है, ई वेक्टर से आप दिखा दो, और आपने डायपोल को कैसे प्लेस किया हुआ है, फील्ड की डायरेक्शन में ही, ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल को फील्ड की डायरेक्शन में ही प्लेस किया हुआ है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो आपको पता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी ये रहेगी,
ठीक है, और फील्ड की डायरेक्शन भी यही रहेगी, ठीक है। इन दोनों के बीच एंगल की मैं बात करता हूं तो इनिशियली दोनों के बीच में डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री, ठीक है। हमारी ये डायपोल थी, ठीक है। फिर मेरे को क्या करना है, इस डायपोल को मैं रोटेट करवा देता हूं और इस तरीके से रोटेट करवा देता हूं ये डायपोल फील्ड के परपेंडिकुलर आ जाती है, ठीक है। तो फाइनली फील्ड के परपेंडिकुलर ले आता हूं मैं डायपोल को, ऐसे रोटेट करवा देता हूं इन दिस वे। तो -q यहां आ जाएगा और +q यहां आ जाएगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां हो जाएगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ, माइनस से प्लस ये बनेगी ना, p वेक्टर की डायरेक्शन ये, फील्ड की डायरेक्शन यही रहेगी लेफ्ट टू राइट। तो इनके बीच में चाहे यहां एंगल देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां के कहीं पे भी देखो, θ2 एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। θ2 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में टोटल वर्क डन कितना रहेगा, ठीक है। तो आप लिखोगे इफ इनिशियली electric dipole is placed in direction of electric field and finally it is rotated by 90 डिग्री। 90 डिग्री पे एंगल पे रोटेट करते तो टोटल वर्क डन क्या रहेगा, तो उस केस में आपको देखो यहाँ पे θ1 कितना है, पहले 0, बाद में कितना हो गया 90। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बेटा, PE cos θ1, θ1 की वैल्यू कितनी है cos 0 माइनस में cos θ2, θ2 कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो वर्क डन की वैल्यू फाइंड करो, PE cos 0 1 cos 90 0, तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी P। तो हमारा वर्क डन हो जाएगा P टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब एक और सिचुएशन बनती है, ठीक है, वो उसकी पूरी फॉर्मेटिंग आप लिख लोगे, मैं आपको बता देता हूँ सिचुएशन। मान लो देखो बेटा, एक क्या है, एक चीज का ध्यान देना, जब डायपोल को हम फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं तो उसको हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम की। इस वर्ड से आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्यों बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में मैं थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर दूंगा, बट अभी मैं बता देता हूँ आपको, जैसे यहीं पे बता देता हूँ। यहाँ ये वाला रफ जोन है, इसको मेंशन करो, ठीक है। सपोज करो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपने फील्ड दिखाया है, ये फील्ड का क्या बना पॉजिटिव, ये क्या बना नेगेटिव। और फील्ड में कोई जरूरी नहीं है कि आप डायपोल इसी लाइन के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर बनाओ, कहीं पे भी बना सकते हो। इस चीज का कंफ्यूजन मत रखना अपने माइंड में, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि मैंने डायपोल यहां रख दिया फील्ड के बीच में, और ये देखो कौन सा चार्ज है -q, और ये कैसा चार्ज है +q, ठीक है। ये -q चार्ज +q चार्ज। मैं फोर्स की बात करता हूं, की बात करें तो -q पे फोर्स कहां लगेगा, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। कितनी फोर्स लगी, Q0 × E, फील्ड लगाएगा ना, क्योंकि फील्ड का पॉजिटिव नेगेटिव को इधर अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और वहीं पे +q चार्ज पे फोर्स लगेगी फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। कितनी फोर्स लगी, Q0 × E, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो एक बात बताओ बेटा, Q0 × E फोर्स यहाँ है, Q0 × E फोर्स यहाँ पे है। देखो दोनों चार्ज पे सेम फोर्स लगेगी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ले रखा है, ठीक है। तो जो Q × E, सॉरी Q0 नहीं, Q × E, जो Q × E फोर्स है, दोनों तरफ इक्वल फोर्स होगी, ठीक है, और डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितनी लगेगी, 0। कितनी लगेगी, F नेट, नेट फोर्स कितनी लगी, 0, नेट फोर्स लगेगी 0। तो ना तो ये डायपोल इधर मूव करेगी लेफ्ट में, ना राइट में मूव करेगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां आपको किसी भी एंगल से लग रहा है कि टॉर्क लग रहा है, रोटेशनल फोर्स लग रहा है, नहीं, तो यहां पे टॉर्क भी कितना लगेगा, 0। मतलब नेट फोर्स 0, टॉर्क 0। तो अब हम क्या बोलेंगे, ये किसकी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की। ये किसकी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की।
ठीक है, मतलब क्या है, आप इनको थोड़ा सा डिस्प्लेस करवा दोगे ना तो ये वापस अपनी जगह पे रहेंगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देखो यहाँ पे ये जो फोर्स लगी है ये लीनियर फोर्स है, ठीक है, और ये जो टॉर्क है ये भी तो फोर्स है। कैसी फोर्स है? रोटेशनल फोर्स। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो जब डाइपोल को मैं ऐसे प्लेस करूं, देखो आप, ये कौन सी कंडीशन है? जब क्या है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाए, तो उस कंडीशन को मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोल रहा हूं। कौन सी कंडीशन बोल रहा हूं? इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोल रहा हूं। और इस केस में नेट फोर्स और नेट टॉर्क कितना लगेगा? 0, ठीक है। तो जब भी आपको ये पढ़ने को मिले तो इस वर्ड से आप घबराना नहीं है, ठीक है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? व्हाट इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। बाकी पोटेंशियल एनर्जी वाले में भी कुछ हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। हाँ, अब मेरे पास थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है कि मेरे पास यहाँ पे ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और डाइपोल मैंने पहले ऐसे रखी हुई थी इस डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन पे, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या बनी? ये, ठीक है बेटा। और अब मैं इस इनिशियल कंडीशन में बात करूं, θ1 कितना बना? 0 डिग्री। θ1 कितना? 0। फील्ड भी ये, डाइपोल मोमेंट भी ये। अब मैंने डाइपोल को ना थीटा एंगल से रोटेट किया, ना 90 के एंगल से रोटेट किया, बल्कि मैंने 180 से रोटेट कर दिया। मतलब ये जो, देखो एक बात बताओ, मान लो कि मार्कर के एंड पे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस चार्ज है टिप पे। जब मैं इसको 180 पे रोटेट करूंगा तो पॉजिटिव वाली टिप, देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव। मतलब जब 180 पे रोटेशन होगा तो फाइनल कंडीशन क्या बनेगी? प्लस क्यू। यहाँ बनाऊंगा तो कंजस्टेड हो जाएगा, ठीक है, ऊपर बना देता हूँ। प्लस क्यू ऐसे हो जाएगा, माइनस क्यू ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन के लिए मैं बात करूं तो θ2 कितना बनेगा? θ2 इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल होता है। तो फील्ड ऐसे है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। अब वर्क डन कितना होगा वो फाइंड आउट करेंगे। ये सारी कहानी आप लिख लोगे, ठीक है, लिख लोगे ना ये पूरा का पूरा। इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनिशियली प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फाइनली इट इज रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, लिख लोगे आप, ठीक है। तो उस केस में टोटल वर्क डन कितना होगा? तो टोटल वर्क डन का फॉर्मूला होता है TE cos 1 θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। PE θ1 कितना था? θ1 पहले 0 डिग्री था, क्योंकि डाइपोल को पहले हमने फील्ड की डायरेक्शन में रखा होता। बाद में θ2 रोटेट किससे करवाया? 180 के एंगल पे, 180 के एंगल पे। तो वर्क डन कितना होगा? cos 0 कितना? 1 माइनस cos 0 1 माइनस में cos 180 कितना? -1। तो वर्क डन कितना आया? PE इंटू 1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2। तो वर्क डन हमारा हो जाएगा 2PE। ये वर्क डन होगा कब? जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को पहले फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस करते हैं, बाद में 180 के एंगल पे रोटेट करवा देते हैं। इसको नोट करो फिर। सो स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल इजी सा है, जैसे हमने अभी पढ़ा। सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। ये जो रेड कलर की इक्वल लेंथ की और जो इक्वी डिस्टेंस लाइन है, इक्वी डिस्टेंट लाइन है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। और फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? E। और फील्ड की डायरेक्शन ये है, लेफ्ट टू राइट। हमने क्या किया हुआ है? एक डाइपोल रखी हुई है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। ये हम डाइपोल बना देते हैं। डाइपोल पे आपको पता है यहाँ पे -q चार्ज, यहाँ पे +q चार्ज, ओके। और डाइपोल का लेंथ कितना रहता है? 12 से रिप्रेजेंट करते हैं ना डाइपोल की लेंथ को। डाइपोल को नाम देना चाहो तो नाम भी दे दो। डाइपोल क्या है? AB इज डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या बनेगी? नेगेटिव से पॉजिटिव, P वेक्टर। ये अब एक बात बताओ बेटा, जब हम ये जो दो डाइपोल को फील्ड में रखेंगे तो इन दोनों चार्जेस पे फोर्स लगेगा। एक फोर्स यहां लगेगा F और एक फोर्स लगेगा F। इक्वल फोर्स लगेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस रखे हुए, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट में।
तो दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड की लग रही है और आपको पता है यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली कंडीशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, बट यहाँ पे दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पता है यहाँ पे टॉर्क एक्सर्ट होगा इलेक्ट्रिक डायपोल पे, ठीक है। डायपोल पे टॉर्क एक्सर्टेड होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, क्या आप बता सकते हो मेरे को? टॉर्क एक्सर्टेड ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ टॉर्क कितना लगेगा, कितना लगेगा? टाउ लगेगा ना, और टाउ को क्या लिखते हैं? पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, ये हम कर चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस डेरिवेशन में भी और उससे पहले भी, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, फील्ड में ये डायपोल रखी, इसको थोड़ा सा रोटेट करवाना होता, थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर डी थीटा एंगल से, तो हमें स्मॉल वर्क डन करना पड़ता, ठीक है। स्मॉल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ कितना करना पड़ेगा? dw करना पड़ेगा, वो टाउ इंटू डी थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। यहीं पे dw को हम क्या लिख सकते हैं, टाउ को क्या लिख सकता हूं? पीई साइन थीटा डी थीटा। मतलब इतना स्मॉल वर्क डन करना, मतलब dw की वैल्यू आ जाएगी पीई साइन थीटा डी थीटा, इतना स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा डायपोल को डी थीटा एंगल से रोटेट करने के लिए, मतलब उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा क्रिएट करने के लिए दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन, ठीक है। बट हमने जो कंडीशन ली है वो ये नहीं ली है, ठीक है। हम तो क्या करें, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक परपेंडिकुलर लाइन है, क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है। अब ये डायपोल यहां ना होके पहले यहां पे होती तो फील्ड के साथ में इसका एंगल कितना होता? 90 डिग्री, और मैं इसको रोटेट करता इस तरीके से कि बाद में इसने फील्ड के साथ में कितना एंगल बना लिया? थीटा। फील्ड के साथ में कितना एंगल बना लेती? थीटा। तो उस केस में मेरा वर्क डन स्मॉल होता है, लार्ज होता? ऑब्वियसली लार्ज होता। तो वो लार्ज वर्क या टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, मतलब क्या है हमारा टारगेट, क्या है? इफ वी रोटेट इलेक्ट्रिक डायपोल in uniform electric field such that its angle varies 90 डिग्री टू थीटा। मतलब पहले फील्ड के साथ में 90 का एंगल था, बाद में कितना बन जाता? थीटा एंगल बन जाता। देन टोटल वर्क डन कितना होता? देन टोटल वर्क डन विल बी, टोटल वर्क डन कितना होता है बेटा? W होता ना, ठीक है, टोटल वर्क डन W होता। मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं, ठीक है। तो आप लिखोगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इक्वेशन फर्स्ट को इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ जाएगा? dw को इंटीग्रेट कर दो, इधर क्या था? pe sin थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट कर दो, और थीटा की लिमिट कितनी है बेटा? थीटा पहले हमने डायपोल को परपेंडिकुलर रखा हुआ था, सपोज करो एक अजम्पशन है, पहले हमने थीटा को डायपोल को रखा था 90 के एंगल पे, और बाद में हमने उसका एंगल कितना कर दिया? थीटा, फील्ड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? फील्ड के रिस्पेक्ट में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या रहेगा? dw का इंटीग्रेशन कितना होगा? w, और ये कॉमन ले लो, pe कांस्टेंट टर्म्स इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। डायपोल मोमेंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड फिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसलिए दोनों बाहर आई है। साइन थीटा वेरी करने वाला फैक्टर है, ये बाहर नहीं लिया हमने, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 से थीटा, ठीक है, बिल्कुल इजी हो गया। अब तो ये जैसे पहले डेरिवेशन कर रहे थे वही है, ठीक है। फिर क्या बेटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना बनेगा? माइनस कोस थीटा, लिमिट कितनी? 90 से थीटा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और यहीं लिख देता हूँ आगे। फिर क्या बनेगा? पीई माइनस बाहर आ जाएगा, और फिर कोस थीटा बचेगा अंदर, ये 90 से थीटा, ठीक है।
स्पेस कम है नीचे, इन पे कर देते हैं माइनस पीई, पहले थीटा की कोस थीटा में थीटा की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, थीटा ही आएगा, माइनस में थीटा की जगह लोअर लिमिट 90 डिग्री पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा फॉर्मेट कोस थीटा माइनस में कोस 90। ठीक है, ये आपने डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा होगा। ठीक है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा माइनस पीई कोस थीटा माइनस में कोस 90 कितना बेटा 0, कोस 90 0। तो जो वर्क डन आया ये कितना हुआ माइनस पीई कोस थीटा, ये वैल्यू कितनी आई माइनस पीई कोस थीटा। तो यहाँ पे आप देखो ये नाउ दिस वर्क डन विल स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लिखो नाउ दिस वर्क डन विल स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यू को यू, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसको नोट कर लेना। नाउ दिस वर्क डन विल स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या है ये जो W है, मेरे पास स्पेस कम है बेटा, मैं यहां से हम यहां पे लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो ये बाउंड्री अलग कर देते हैं। ठीक है, ठीक। अब एक बात बताओ बेटा, मेरे पास जो रिजल्ट कितना आया, मेरे पास ये जो वर्क डन आया, ये जो वर्क डन आया वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, और वर्क डन की वैल्यू कितनी मिली थी हमें माइनस पीई कोस थीटा इज इक्वल टू यू, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस पीई कोस थीटा। और ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कब हो गई, जब आपने डायपोल को किसी थीटा एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि पहले सपोज 90 पे थी, 90 से हम फील्ड के साथ में इसने एंगल कितना बनाया थीटा, तो यहां से हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को हम यूं भी लिख सकते हैं माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ठीक है, जैसे आपको पता है वेक्टर में आपने पढ़ा हुआ है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है ए बी कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था P वेक्टर डॉट E वेक्टर है, तो ये क्या बनेगा PE कोस थीटा। तो PE कोस थीटा को क्या लिख सकते हो P वेक्टर डॉट E वेक्टर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, Now we will discuss some special cases. You know that कि हमारे पास अभी हमने देखा था एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, अब हमें इसी के केसेस डिस्कस करने हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इसकी डायरेक्शन थी, ई वेक्टर इसका स्ट्रेंथ था, ये डायरेक्शन थी लेफ्ट टू राइट। अब इसमें जब हमने क्या देखा कि हमने इसमें एक डायपोल प्लेस किया, सपोज करो ये कोई डायपोल है और डायपोल हमने थीटा एंगल पे प्लेस कर दिया। किस पे प्लेस कर दिया थीटा एंगल पे। तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती थी वो कितनी रहती थी U रहती थी, और उस U को रिप्रेजेंट करते थे हम P वेक्टर डॉट E वेक्टर से। ठीक है, या हम उसको ये भी लिख सकते थे पोटेंशियल एनर्जी को माइनस पीई कोस थीटा। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या चीज है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एनी एंगल थीटा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपसे कोई पूछता है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू P कुछ गिवन है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इतना गिवन है, और कहता है कि 30 के एंगल पे है, 60 के एंगल पे है, और उसको फील्ड में रखा हुआ है, तो बताओ उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके वहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट बड़े ही इजीली कर सकते हो। ठीक है, सो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज, ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। दिस इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डायपोल when placed in uniform electric field at any angle, मतलब क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है एट एनी एंगल। ठीक है, ओके।
अब हम इसका कुछ वेरिएशन डिस्कस करेंगे, जो स्पेशल केसेस हम डिस्कस करने की बात कर रहे थे, ठीक है। बस यही फॉर्मूला याद रखना है आपको पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और आपका अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे। अब कंडीशन क्या है, ठीक है। फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस हम लेते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का। किसका लेते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कह दो या फिर इसको यूं कह दो, इसका दूसरा नाम क्या है? इफ इलेक्ट्रिक डायपोल is placed in direction of electric field, in direction of electric field, जब इलेक्ट्रिक डायपोल को फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस किया हुआ हो, ठीक है। कंडीशन क्या बनेगी बेटा? यहाँ पे मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन ई वेक्टर ये है, और जो मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसको इस तरीके से रखा हुआ है, यहाँ पे इसका माइनस क्यू, यहाँ पे इसका प्लस क्यू, ठीक है। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है। ये कंडीशन क्या है आपके पास? जब डायपोल मोमेंट और फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाए, या यूं कह दो कि इलेक्ट्रिक डायपोल को फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है, ठीक है। या ये इसको यूं भी आप बोल सकते हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी? तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पीई कोस थीटा, ठीक है। जब ये फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों पैरेलल होंगे तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बनेगी माइनस पीई कोस 0। कोस 0 1 होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बनेगी माइनस पीई, ठीक है बेटा। और ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी की ये सैलेंट फीचर है कि मतलब इस जब फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होगी तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है? मिनिमम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको ये बोला, एक वर्ड यूज किया स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है बेटा? ठीक है। अब इस कंडीशन में जब मैं डायपोल को रखूंगा, ठीक है, तो ये जो फील्ड है, फील्ड का पॉजिटिव यहाँ पे है, फील्ड का नेगेटिव यहाँ पे है, ठीक है। फील्ड का पॉजिटिव इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ये जो माइनस क्यू चार्ज है इस पे फोर्स कहाँ लगेगा? इधर फोर्स लगेगा F। इस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगेगी? F। तो इस पे एक नेट फोर्स कितना लग रहा है? देखो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल पे 5 न्यूटन फोर्स इधर लगा, 5 न्यूटन इधर फोर्स लगा, तो नेट फोर्स कितना बना? 0। नेट फोर्स तो कोई लग ही नहीं रहा। टॉर्क की बात करूं तो इस सिचुएशन में क्या आपको कोई रोटेटिंग फोर्स नजर आ रहा है? कोई रोटेटिंग फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे टॉर्क कितना है? 0, ठीक है। जब किसी चीज पे फोर्स 0, टॉर्क 0, ठीक है, तो अब इस कंडीशन में वो क्या रहेगी? इक्विलिब्रियम में। क्या रहेगी? इक्विलिब्रियम। ये तो आपने पढ़ा ही है ना, फोर्स 0 नेट 0 की कंडीशन आती है। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब? आपने क्लास 11th में भी डिस्कस किया है, ठीक है। वहां हम एक एग्जांपल लेते हैं मैकेनिक्स में, ठीक है। जैसे ये कोई एक कंटेनर है, उसकी शेप ये है, ठीक है, और इस कंटेनर में हमने एक बॉल ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे इसके सेंटर में, ठीक है। कोई भी मेटेलिक बॉल है, क्रिकेट वाली बॉल है, ठीक है, इस शेप का कंटेनर, यू शेप का। और अब मान लो मैं बॉल को ऐसे डिस्प्लेस करवा के यहाँ पे ले जाता हूँ, मैं यहाँ पे ले गया, ठीक है। यहाँ पे लेके जाने के बाद में मैं बॉल को छोड़ूंगा तो बॉल वापस कहाँ आ जाएगा? यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आके फिर यहाँ रुकेगा, ठीक है, फिर इधर चला जाएगा। अल्टीमेटली क्या है, इस बॉल को जब हम डिस्प्लेस करेंगे एक जगह से, मतलब ये इसकी मेन पोजीशन बोलो, मैं मेन पोजीशन से हम डिस्प्लेस करते हैं, लेफ्ट में ले जाएं ऊपर की तरफ या राइट में ले जाएं, ठीक है, तो बाद में ये यहीं पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो
इस कंडीशन में इस बॉल का एनर्जी कैसी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मिनिमम। तो जब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाए, मिनिमम, तो ये कंडीशन किसकी होती है, फिर हम इसको बोलेंगे ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर एक और कंडीशन बन सकती है, वो दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, या फिर इसका एक और नाम हम बोलेंगे, इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में रखा हुआ हो इलेक्ट्रिक डायपोल, या यूं कह दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल है। क्या चीज है, एंटी पैरेलल, ये सॉरी एंटी, तो एंटी पैरेलल ऐसे लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो उस कंडीशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी। जैसे यहाँ पे मैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखा देता हूँ, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दो, और आपने जो डायपोल रखी हुई है, अब डायपोल की कंडीशन चेंज कर दी आपने। ठीक है, ओके, अब आपने डायपोल को कुछ ऐसे प्लेस किया हुआ है, डायपोल का यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस क्यू, और यहाँ पे कैसा आएगा, माइनस क्यू। ठीक है, तो अब इस केस में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या बनेगी, पी वेक्टर इस डायरेक्शन में। देखो फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, देखो फील्ड की डायरेक्शन तो क्या है, ऐसे है, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या इसके अपोजिट है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, 180। तो इस कंडीशन में मेरे को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी हो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर होती है। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखोगे, माइनस पीई कोस थीटा, माइनस पीई कोस थीटा, कोस कितना है 180, और यहाँ पे माइनस पीई कोस 180 कितना है, -1 होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस पीई। अब इस कंडीशन में आप देखोगे, जब फील्ड में हम डायपोल मोमेंट को एंटी पैरेलल रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, और यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। इक्विलिब्रियम तो रहेगा, क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस डायपोल पे नेट फोर्स कितनी है, देखो ये फील्ड का पॉजिटिव दिखा दो, ये फील्ड का क्या दिखा दो, नेगेटिव। इस केस की हम बात करें तो देखो एक बात बताओ बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है डायपोल का, ठीक है, यहाँ पे फील्ड का पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो डायपोल पे इस डायरेक्शन पे सपोज करो 5 न्यूटन फोर्स लगी है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है डायपोल का, यहाँ फील्ड का नेगेटिव है, तो ये भी क्या है, इस डायरेक्शन में कितनी लगाएगा, सेम फोर्स लगाएगा 5 न्यूटन अपोजिट में, तो नेट फोर्स अगेन कितनी लग जाएगी, 0। तो नेट फोर्स कितनी, 0। टॉर्क वाली कोई सिचुएशन है ही नहीं, तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों कितना लगेगा, 0। ठीक है, अब एक बात बताओ, तो यहां से अपने को क्या पता चला, इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो बन गई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, बन चुकी है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये सिचुएशन नहीं रहेगी। ठीक है, इसका एक और केस आप देख सकते हो, सपोज करो ये जो यू शेप में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को बताता हूँ कि क्या कंडीशन है। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक यू शेप का कंटेनर है। ठीक है, यू शेप के कंटेनर पे मेरे पास कोई भी एक स्फेरिकल बॉल है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूंगा तो क्या ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करेगी, नहीं। ठीक है, मैं इसको राइट में किया, मैं इसको लेफ्ट में डिस्प्लेस कर दूंगा तो क्या ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करेगी, नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम बनेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, प्लस पीई, और ये क्या थी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या थी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस चीज को नोट करोगे तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे, नेट फोर्स 0, टॉर्क 0,
और पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है, ये सारी कंडीशन होगी तो फिर इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, अनस्टेबल, ठीक है बेटा। तो ये तो हमने क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया है, ठीक है। अब मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है। थर्ड कंडीशन में हम देखेंगे, थर्ड कंडीशन में देखेंगे इफ, थर्ड कंडीशन में देखेंगे इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज, एक काम करते हैं बेटा, इसको नेक्स्ट पॉइंट पार्ट में डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में हम देखेंगे इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे क्या देखेंगे हम, हमारे पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायपोल को ऐसे रखा हुआ, इलेक्ट्रिक डायपोल को, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, ऐसे डायपोल को रखा हुआ है। तो फील्ड की डायरेक्शन कौन सी बनेगी, ये लेफ्ट टू राइट। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी बनेगी, पी वेक्टर। अब चाहे मैं यहां पे एंगल देखूं, यहां पे देखूं, कहीं पे भी देखूं, हर जगह या यहां पे, ठीक है, तो उस केस में थीटा कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री। थीटा आपका क्या रहने वाला है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू होगी आपकी 90 डिग्री की। तो अब मैं आपसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोलूं तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, हमारा फॉर्मूला होता है माइनस पीई कोस थीटा। थीटा हमारा 90 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस पीई कोस 90, जीरो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कई बार स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है, सर इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने का मतलब क्या है, ठीक है। तो बेटा हम उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये थर्ड पॉइंट है, ये आप लिख लो, ठीक है। देखो जीरो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है वो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। सपोज करो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने ये एक डॉटेड लाइन बना दी, ठीक है। मैं इसको, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, मैं इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकता हूं क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस, बताओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं इस पॉइंट की बात करता हूं और इस पॉइंट की बात करता हूं। सपोज करो डायपोल के दोनों पॉइंट है, ठीक है, यहां पे तो प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ था और यहां पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ था, ठीक है, डन ना, ये डायपोल बन गई, 12 लेंथ होगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कहता है भाई, कहता है कि यहां पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है V, और यहां पे पोटेंशियल कितना है V, दोनों जगह पोटेंशियल क्या है V, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पे कोई एक पॉइंट है इंफिनिटी, इंफिनिटी से हमने Q चार्ज को लेके आए, इंफिनिटी से हम प्लस Q चार्ज को लेके आए, तो हमने वर्क डन कितना किया, W1, और यहां इंफिनिटी से हम माइनस Q चार्ज को यहां पे लेके गए, इस वाली लाइन वाले पॉइंट पे, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लेके गए, तो यहां हमने वर्क डन कितना किया, W, ठीक है। तो दोनों चार्ज को लाने के लिए हमने टोटल वर्क डन कितना किया, W1 प्लस में W2, ठीक है। अब एक बात बताओ, W1 की वैल्यू कितनी है, आप बताओ, देखो पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट से V, देखो क्या था, V इज इक्वल टू W बाई क्यू था ना, तो W क्या हो जाएगा, QV, और यहाँ पे चार्ज का साइन कंसीडर करते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ वर्क डन कितना हुआ W1 पे, प्लस QV, प्लस में W2 ये वर्क कितना हुआ, माइनस QV, ठीक है। तो वर्क डन कितना आया, 0। नाउ दिस वर्क डन विल कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। इसलिए इस परपेंडिकुलर लाइन पे हम अजम्पशन भी इसलिए लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0, और पोटेंशियल एनर्जी का सिग्निफिकेंट मीनिंग है ये है, ठीक है।
सो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। नोट करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद में बेटा हम क्या डिस्कस करेंगे, ये तीनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, एक और बात बता देता हूं मैं आपको कि ये जो आप देख रहे हो कि टॉर्क लगता है, ठीक है, फील्ड में जब चार्ज ये रखते हैं, तो इसका एक एग्जांपल डे टू डे लाइफ में आप ये भी देख सकते हो। आपके घर में जो माइक्रोवेव ओवन होता है, माइक्रोवेव ओवन में आप फूड वगैरह रखते हो तो उसमें मॉइस्चर वगैरह भी होता है, ठीक है। तो जब मॉइस्चर होता है तो उसमें H2O वाटर के पार्टिकल होते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि माइक्रोवेव ओवन है ना, ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने से जो H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे टॉर्क लगता है, और वो फिर फर्दर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डे टू डे लाइफ में एक छोटी सी उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ बेटा, फोर्थ कंडीशन, ठीक है। फोर्थ कंडीशन लिखो, या नोट तो नहीं है, स्पेशल नोट तो नहीं है, ये कंडीशन ये सपोज करो कि आपके पास में ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। आपने यहाँ पे डाइपोल को रखा हुआ था, डाइपोल क्या थी, -q + q, ठीक है। अब आपने क्या किया, डाइपोल का एंगल आप चेंज करते हो। देखो अभी हमने जो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की थी, वी नो, हमने जो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की थी, तो उस केस में जब हम टोटल वर्क डन फाइंड आउट कर रहे थे, तो उस केस में हमने लिमिट कितनी ली थी, 90 से थीटा की लिमिट ली थी, और यहाँ पे हमने इसको इंटीग्रेट किया था PE sin थीटा d थीटा को, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब जब हमें एंगल, कोई जरूरी थोड़ा है कि हर बार 90 से थीटा ही होना है। अब ये भी तो हो सकता है पहले एंगल θ1 था, बाद में कितना हो गया, θ2। थीटा एंगल याद रखो, थीटा एंगल किस किस के बीच होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और फील्ड के बीच होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि अब ये कंडीशन ऐसे हो जाती, ठीक है, कि आप डायपोल को θ1 से θ2 कोई भी दो एंगल होते हैं, हो सकते थे, उन पे रोटेट करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। मान लो कि आपके पास में यहाँ पे पहले एंगल फील्ड के साथ में कितना था, θ1, कितना था, θ1, और बाद में आपने डायपोल को रोटेट करवा दिया और डायपोल ऐसे हो गई, ठीक है। यहाँ पे डायपोल का -q आ गया, यहाँ पे डायपोल का +q आ गया, ठीक है। अब फील्ड के साथ में एंगल कितना हो गया, θ2। तो पहले θ1 एंगल था, बाद में कितना, θ2 हो गया। तो जब θ1 से θ2 रोटेट करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ 90 से थीटा की बजाय हम θ1 से θ2 पुट कर देंगे, और ये हो जाएगा PE sin थीटा d थीटा, ठीक है। जब इस एक्सप्रेशन को सोल्व करोगे तो जल्दी से सोल्व कर लेते हैं, तो PE बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा sin थीटा d थीटा, θ1 से θ2, वर्क डन इज इक्वल टू PE, ये आ जाएगा माइनस कोस थीटा, माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये आ जाएगा एक्सप्रेशन आप फाइंड आउट कर लेना, कोस θ2 माइनस कोस θ1, फिर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा PE कोस θ1 माइनस कोस θ2, और यही वही वर्क डन है जो हमने पहले फाइंड आउट किया था। नाउ दिस वर्क डन विल स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इस केस में बन जाएगा PE कोस θ1 माइनस कोस θ2, ठीक है। बात हुई है, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, बट हमें ये कई सारी कंडीशन अलग अलग डिस्कस करनी थी, इसलिए मैंने पूरे टॉपिक को दोनों को अलग अलग करके आपको कवर करवाया, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी बनी रहे, किसी भी तरह की आपको अननेसेसरी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, ठीक है बेटा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, और एक और चीज हम एक ग्राफ डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। वो ग्राफ क्या है वो बताता हूं मैं आपको, इसको आप नोट कर लो जल्दी, ठीक है। ग्राफ आपका पोटेंशियल एनर्जी और थीटा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा के बीच में है। कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि आप ये ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएं, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा का ग्राफ क्या रहेगा, ठीक है। तो यहां पे लिख लो ग्राफ फॉर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा, मतलब U वर्सेस थीटा का ग्राफ क्या रहेगा, ठीक है। बट मैं आपसे कुछ बातें पहले पूछना चाहूंगा। पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी हो सकती है, -Pe, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आती है ना, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, +E। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी हो सकती है। कब होती है, एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीजें आपको पता है तो ग्राफ तो बिल्कुल इजीली बना लोगे आप, ठीक है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने दिखा दिया, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ मेरे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे मेरे पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना हो तो ग्राफ की शेप ऐसे बनेगी, कुछ एंगल दिखा देता हूं मैं। एंगल यहाँ पे तो है भाई 0, ठीक है, यहाँ पे एंगल है 90 और यहाँ पे एंगल है 180, ठीक है। तो मैं ग्राफ की बात करूं तो इनके बीच का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ जब एंगल 0 होता है, कितना होता है एंगल 0, ठीक है, एंगल 0 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी -Pe आई थी ना, याद करो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मिलेगी अपने को, ठीक है। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब आई थी, जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में थीटा कितना बना था, 180, ठीक है। तो 180 के केस में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहाँ मिनिमम। और 90 पे पोटेंशियल एनर्जी हमने जस्ट अभी फाइंड आउट की थी, U इज इक्वल टू -Pe कोस थीटा होता है, थीटा 90 होगा तो 0 हो जाएगी। तो 90 जब एंगल होगा तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो ये आपसे कई बार ग्राफ पूछता है तो आप अच्छे से इसको ड्रॉ करके दिखा देंगे, ठीक है बेटा। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। सो आप नेक्स्ट क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल, आप अभी इतने कैपेबल हो चुके हैं कि आप बुक से कोई भी क्वेश्चन उठा के करोगे, न्यूमेरिकल करके देखोगे तो आपसे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल का वीडियो लेके आऊंगा मैं, ओके। और उसमें अच्छे अच्छे हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करना और अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ में इसको शेयर करना। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।